नमस्कार दोस्तों, जल्द ही भारत में दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में न्यूज आप देख पाओगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर टू बी इनोग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, जिसका नाम रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर JCBC। ये भारत का ही नहीं, विश्व का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर रहने वाला है, विच वॉज बिल्ड एंड डिजाइंड एक्सक्लूसिवली टू कंजर्व एशियन किंग वल्चर्स। क्योंकि वैसे तो भारत में वल्चर के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये डेडिकेटेड है एशियन किंग वल्चर्स के लिए, जिसकी लोकेशन है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इट वाज सेपरेटेड ओवर 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। नाउ हम बात करते हैं एशियन किंग वल्चर के बारे में, जैसे कि इसका हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल कैसा है, कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है, एंड व्हाई वल्चर्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। जैसे इसका मास रिडक्शन हुआ, पॉपुलेशन घटी, तो उसके पीछे के मेन कॉजेज क्या हैं, एंड कौन कौन से कंजर्वेशन स्टेप्स उठाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां वल्चर्स की पाई जाती हैं। तो इन सब बातों के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। नाउ रेड हेडेड वल्चर, जिसको हम एशियन किंग वल्चर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है इंडियन ब्लैक वल्चर और पोडिचेरी वल्चर, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोजिप्स कैल्वेस। तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले ओल्डेस्ट वल्चर्स में से एक है, एंड इसकी स्मॉल पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया में भी पाई जाती है। रेड हेडेड वल्चर या फिर एशियन राज वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। द रेड हेडेड वल्चर इज अ लार्ज बर्ड ऑफ प्रे फाउंड इन साउथ एशिया, जिसको 1830 में एक फ्रेंच न्यूट्रलिस्ट रेने लेसन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, एंड हिस्टोरिकली द स्पीसीज हैड ए वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट इट्स पॉपुलेशन हैज ड्रास्टिकली डिक्लाइंड इन रिसेंट डिकेड्स, जिसकी वजह से इसको IUCN की रेड लिस्ट या फिर हम कह सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला गया है। ऐसे ही CITES सिटीज की अपेंडिक्स 2 में डाला गया है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। यानी कि इसकी जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है, ये विलुप्ति की कगार पे है, और इसीलिए इसके कंजर्वेशन की बात हो रही है। अगर बात करें वल्चर के हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल की, तो इंडियन वल्चर जो है सोशल होता है, वैसे देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स के आसपास भी देखने को मिल जाएगा, बट ऑफन फाउंड इन ग्रुप्स, और ग्रुप्स में देखने को मिल जाता है। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, दिन के समय बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, रात को इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, एंड शोरिंग इन सर्च ऑफ फूड, तो जो फूड है उसकी तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये नॉन माइग्रेटरी बर्ड है, बहुत लंबी दूरी तक ये नहीं जाता है, बट फिर भी अपने भोजन की तलाश में 100 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता है, एंड यूजुअली साइलेंट होता है, बट जैसे ही खाना होता है, जो कार्सेसेस होते हैं उसके आसपास आप देखोगे तो ग्रेवेंट की जो रोर हम कह सकते हैं आवाज निकालते हैं, और फुरफुराने की आवाज इनकी आती रहती है। एंड फाउंड इन वुडेड एरियाज, जो जंगली इलाके हैं वहां पे पाए जाते हैं। रेविन्स हैं, गड्ढों में देखने को मिल जाएंगे, वैली है, स्क्रैप्स हैं, झाड़ियां हैं, एंड डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। जो भी भारत के डेसिडियस फॉरेस्ट हैं उनमें भी इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। तो ये इसका हैबिटेट एंड लाइफ स्टाइल था। और आप देखोगे जो फार्म लैंड्स हैं आजकल उनमें भी ये देखने को मिल जाते हैं। वाई वल्चर्स आर सो इम्पोर्टेंट, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि इनका अलग से कंजर्वेशन की जो है बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट आता है इकोसिस्टम रोल का। वल्चर्स आर विटल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, एफिशिएंटली डिस्पोजिंग ऑफ डेड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर डेड एनिमल्स होते हैं ये उनको खाते हैं, क्योंकि ये जिंदा जानवर को नहीं खाते हैं। जानवर जब मर जाता है उसको मरने के बाद उसके जो फ्लैशेस हैं उनको ये खाने का काम करते हैं, और इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। क्योंकि यदि जानवर कोई भी आप लगा सकते हो, उसकी डेड बॉडी अगर वाटर में चले जाए तो वाटर कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, और ऐसे ही लैंड के अंदर चले जाए तो बहुत सारे जो डिसीजेज हैं वो वहां पे फैलने का खतरा रहता है। तो डिसीज कंट्रोल का भी ये काम करते हैं। बाय कंज्यूमिंग कार्ससेस दे हेल्प रिड्यूस डिसीज स्प्रेड अमॉन्ग वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्योंकि वाइल्ड लाइफ अगर आप देखोगे तो जो जंगली इलाका है वहां पे जानवर जब मर जाते हैं तो ये उनको खाने का काम करते हैं। अगर नहीं खाएंगे अनेक प्रकार की बीमारियां वहां पे उत्पन्न होंगी, तो वाइल्ड लाइफ को खतरा होगा। ऐसे लाइफ स्टॉक्स की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि फार्मलैंड्स में भी ये पाए जाते हैं, और ह्यूमन बींग्स के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं, आजकल शहरों में भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही न्यूट्रिएंट
साइकिलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये एक स्कैवेंजर का काम करते हैं, यानी कि ओब्लिगेट स्कैवेंजर्स होते हैं। सो ईच वल्चर स्पीसीज कंट्रीब्यूट यूनिकली टू न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। इसके अलावा एब्सेंस कंसिक्वेंसेज, यदि ये नहीं होंगे, अब जैसे कि इंडियन वल्चर्स की हम बात करें तो इंडिया में 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी के सभी का स्टेटस अगर आप देखोगे तो CR है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो खतरे की कगार पे खड़े हुए हैं, विलुप्ति के कगार पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में यदि ये एब्सेंस हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो क्या कंसिक्वेंसेज हमको देखने को मिलेंगे। तो विदाउट वल्चर डिस्कम्पोजिंग टाइम्स लेंथन, जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है, सॉरी ऑर्गेनिक वेस्ट है, और जो डेड बॉडीज हैं एनिमल्स की, उनका डिकम्पोजिशन टाइमली नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा समय लेगा। ऐसे में क्या होगा, एंथ्राक्स जैसी, बोटुलिज्म या फिर रेबीज जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी और ये हमारे लिए काफी खतरा उत्पन्न करेंगी। ऐसे ही इंपैक्ट होगा हमारी हेल्थ के ऊपर। सो देयर एब्सेंस एडवर्सली अफेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ऐसे काफी सारे एडवर्स इफेक्ट इनकी बिना हमको देखने को मिल सकते हैं। तो वल्चर्स जो हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, डिसीज कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। अब बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द मैसिव रिडक्शन इन द वल्चर पॉपुलेशन। अब देखिए सबसे बड़ा जो रीजन बताया जाता है वो डाइक्लोफेन है। डाइक्लोफेन फिनिक या फिर जो भी ये डिसीज है, जो दवाई है, ये एक फार्मास्यूटिकल टॉक्सिन है और इसका इस्तेमाल जो वेटरनरी हैं उनके लिए किया जाता था। वेटरनरी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते थे जानवरों के उपचार के लिए। जो हमारा लाइव स्टॉक है उसमें पेन किलर और सूजन को कम करने के लिए इस डाइक्लोफिनेक दवाई का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे ही जो जानवर मर गया जिसने इस दवाई को लिया है, तो उसके जो अंश है, दवाई के अंश उसकी बॉडी में रह जाते थे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वल्चर्स के पास चले जाते थे। तो ऐसे में मास किडनी फेलर्स देखने को मिला इन वल्चर्स एंड आफ्टर दे सक्वेंस्ड ट्रीटेड लाइव स्टॉक। तो जो ट्रीटेड लाइव स्टॉक है उसको खाने के बाद इनका किडनी फेलियर देखने को मिला और दूसरी डिसीजेज हमको वल्चर्स में देखने को मिल जाती थी। तो इसीलिए वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला पॉपुलेशन में। ये 80 और 90 के दशक में तो लगभग सभी वल्चर्स की प्रजातियां भारत से खत्म ही हो गई थी। तो ऐसे में IUCN ने डिक्लेयर किया इंडियन वल्चर्स को ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम द टोटल एक्सटिंक्शन। और 2007 तक तो 99% ऑफ वल्चर्स इन इंडिया हैड डिसअपीयर्ड, वो खत्म हो चुके थे। कुछ प्रजाति, कुछ पॉपुलेशन उनकी बची हुई थी। तो ऐसे में उनको बचाने के लिए फिर भारत सरकार ने 2006 में इस दवाई का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसको बैन कर दिया। डाइक्लोफिनेक, ये आप नाम याद रख सकते हो। और दूसरे रीजन्स की हम बात करें तो हैबिटेट लॉस भी एक बड़ा कारण इसका बनता है। और ऐसे ही स्टारवेशन ड्यू टू डिमिनिश्ड फॉरेज। अब देखिए स्टारवेशन भी एक समस्या का कारण बना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां पे इनको भोजन नहीं मिल पाता था। अब खाने की तलाश में ये इधर से उधर घूमते रहते। तो जो कैटल्स हैं, हम क्या करते हैं, या फिर आजकल के जो फार्मर्स क्या करते हैं, कैटल जब मर जाता है उसकी डेड बॉडी को ब्यूरी करते हैं, क्योंकि खुले में कोई भी नहीं घेरना पसंद करता। वैसे भी डिसीजेज का खतरा रहता है, तो आसपास के एरिया को कंटामिनेटेड होने से बचाने के लिए उसको ब्यूरी किया जाता है। तो ऐसे में इन वल्चर्स को उनका भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था, तो स्टारवेशन भी बड़ा इनका कारण बना। इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो दूसरी सरकारें हैं विश्व की, इनके कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं। और ऐसे ही भारत ने 2014 में भी झारखंड में इसके कंजर्वेशन का एक सेंटर इस्टेब्लिश किया था। हालांकि वो दूसरे वल्चर्स की प्रजातियों के लिए था, लेकिन ये डेडिकेटेड है एशियन किंग वल्चर के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए स्टेप्स की अगर हम बात करें तो 2001 में सबसे पहले वल्चर केयर सेंटर इस्टेब्लिश करने की योजना भारत सरकार लेके आती है, जिसके तहत पिंजौर हरियाणा के अंदर 2001 में VCC इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे आगे चलकर 2004 में फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की उपाधि या फिर उसको अपग्रेड किया गया था। अब देखो 2020 में वल्चर एक्शन प्लान भी सरकार लेके आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए वल्चर एक्शन प्लान 2020 और 25, जिसका मकसद है टू सेट अप कंजर्वेशन मेजर्स and set up a mechanism to ensure that toxic drugs other than diclofenac are also
बैंड फॉर वेटरनरी यूज। मतलब जो डाइक्लोफिनेक तो हमने बैन कर दिया, लेकिन ऐसी कौन कौन सी और ड्रग्स दवाएं हैं, टॉक्सिक दवाएं हैं जो वल्चर्स के लिए हानिकारक हैं, एडवर्सली उनको इफेक्ट कर सकती हैं, तो उनको भी हमें क्या करना, बैन करना है और कंजर्वेशन मेजर्स उनके लिए लेने हैं। तो 2023 में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 और दवाओं को बैन किया है, जिनके नाम आप देख पाओगे, केटोप्रोफेन एंड एसिक्लोफिकेन। ठीक है, तो दोनों दवाओं के नाम भी आप याद रख सकते हो। एंड डाइक्लोफिनेक तो है ही है। तो इन तीनों दवाओं को, ड्रग्स को बैन किया जा चुका है। इसके अलावा सेफ जोन डिक्लेरेशन का काम भी किया गया है एंड कंजर्वेशन सेंटर 2014 में मैंने बताया झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था मूता एरिया में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी सरकार भी ले रही है। ऐसे ही भारत में पाए जाने वाले वल्चर्स की जो प्रजातियां हैं वो आप देख पाओगे। टोटल 9 प्रकार की प्रजातियां इंडिया में पाई जाती है, जिनमें से 6 हमारी घर की प्रजातियां यानी कि रेजिडेंट हैं, इंडियन रेजिडेंट हैं। बाकी 3 प्रजातियां माइग्रेटरी हैं। माइग्रेटरी में आप देख पाओगे सिनोराउस है, ग्रिफोन है और हिमालयन वल्चर है। इसके अलावा ये व्हाइट रैम्प्ड वल्चर है। इसके अलावा स्लेंडर बुलिड वल्चर और इंडियन वल्चर है। इसके अलावा रेड हेडेड वल्चर, बेर्डेड वल्चर और इजिप्टियन वल्चर, ये इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। क्यों इनका रिडक्शन हो रहा है उसके बारे में बात की, और भारत सरकार कौन कौन से स्टेप्स अभी उठा रही है। तो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको अगर चीजें समझ में आई हैं तो एक वीडियो को लाइक करना, और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।